तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? बताओ बताओ, क्या पढ़ रहे थे? कुछ तो पढ़ाई कर रहे थे, सीखना चाह रहे थे कुछ। हाँ, होमवर्क तो दिए थे मैंने, कुछ क्वेश्चंस। पढ़ क्या रहे थे हम? रिडॉक्स पढ़ रहे थे ना। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, बिल्कुल सही बात है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ रहे थे हम लोग। वी आर स्टडीइंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। 4 क्वेश्चंस में से 3 होमवर्क दिए थे, सेकंड वाला तो हमने डिस्कस कर लिया था ना। 3 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, राइट? करिए क्वेश्चंस। करे तो डिस्कस करना स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से, कि फाइंड आउट द मास ऑफ CH4 दैट रिएक्ट्स विद 320 grams of O2 to form CO2 and H2O। कितना है आंसर? 80 ग्राम्स आ रहा है। हाँ बेटा, 80 ग्राम्स आएगा बिल्कुल। पहले क्वेश्चन का आंसर 80 ग्राम्स ही आएगा। इसको डिस्कस कर ले अपन कि कैसे आएगा 80 ग्राम्स। जल्दी से कर ले डिस्कस, जल्दी बताओ। हाँ चलो, तो अपन पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन से। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में, एक सेकंड, आपको क्या बोला हुआ था? क्या क्या रिएक्ट करना है आपको? CH4 और O2। तो CH4 प्लस O2, और देना क्या था इसको? प्रोडक्ट क्या बनाना था? CO2 और H2O। अच्छा, बैलेंसिंग से कर सकते हैं, मोल मोल एनालिसिस से कर सकते हैं, बट हमने कहा था कि ये काम हम कोशिश करेंगे कि इक्विवेलेंस से करें। तो हम एन फैक्टर निकालते हैं दोनों के। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन की, हाइड्रोजन की अगर +1 है तो कार्बन की क्या आएगी? अगर हर हाइड्रोजन की +1 है तो कार्बन की क्या आएगी? जल्दी बताओ। -4, सही बात है। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ 0 है। यहाँ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन अगर -2 में है, हर ऑक्सीजन अगर -2 में है, तो कार्बन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? +4, बिल्कुल। अच्छा, हाइड्रोजन स्टेज इन +1, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? इधर -2 में। तो अगर एन फैक्टर देखें, CH4 का एन फैक्टर बेटा, इसमें किस में चेंज आ रहा है? कार्बन -4 से जा रहा है +4। तो इसका एन फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा एन फैक्टर? 8 आ जाएगा, है ना? सबका 8 आया था। इन फैक्टर विल बी 8 फॉर CH4। ठीक है। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, 0 से कहाँ जा रहे हैं? -2 जा रहे हैं दोनों के दोनों, है ना? तो 2 ऑक्सीजन 0 से -2 जाएंगे, तो इसका इन फैक्टर आ जाएगा 4। और क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ था? किसका मास दिया हुआ था हमको? मास ऑफ O2। तो CH4 का मास पता करना था, O2 का मास दे रखा था। कितना दे रखा था? जल्दी देख के बताओ क्वेश्चन में। 320 ग्राम्स। अच्छा, मास दिया है तो मोल्स लिख सकते हैं क्या? मास दिया है तो मोल्स लिख सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, हाइट CH4 के मास को x ग्राम मान लेते हैं। इसको हम x ग्राम मान लेते हैं, तो मोल्स लिख लेते हैं अपन। इसका मास x बाय क्या डिवाइड किससे होगा? x बाय, जल्दी बताओ, 16 मोलर मास। और इधर 320 बाय डिवाइड किससे होगा? ये किससे डिवाइड करेंगे? 32 से, बिल्कुल सही बात है। दिस विल गेट डिवाइड बाय 32। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की मदद से। तो यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, अपन क्या कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ CH4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ O2 लिख सकते हैं। हमने कहा था कोई भी दो चीजें जो आपस में रिएक्ट करती हैं उनके इक्विवेलेंस बराबर होते हैं, या CH4 और O2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के इक्विवेलेंस अपन बराबर कह देंगे, राइट? तो इक्विवेलेंस बराबर कह देते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंस निकालने के लिए डेटा क्या अपने पास? एन फैक्टर और क्या है? मोल्स है। तो मोल्स इनटू एन फैक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने इक्विवेलेंट लिखने के, है ना?
हाँ या ना, जल्दी जल्दी जनता रिप्लाई, हाँ या ना। बिल्कुल, तो यहाँ लिख देते हैं अपन, मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। O2 के मोल्स अपने पास 10 है, एन फैक्टर 4 है, CH4 के मोल्स x हैं और एन फैक्टर अपने पास 8 है। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आती है बेटा? x कितने मोल आता है? कितना? 5 मोल्स। बिल्कुल, x विल कम आउट टू बी 5 मोल्स। तो क्या ये हमारा आंसर हो गया क्या? मोल्स पूछे थे क्या हमसे क्वेश्चन में? नहीं, क्या पूछा था? मास। देयरफॉर मास ऑफ CH4 is moles into molar mass which is 80 grams। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक बात है, यही है ना, सबका ऐसी तरीके से किया था, है ना? जल्दी से नोट कर लो, अगर किसी का बचाओ नोट करने को, तो वैसे तो सिंपल ही था। तो दिस इज द आंसर, और इसको नोट कर सकते हैं। पर बेटा मोल्स प्लस x/16 थोड़ी है यार, कैसी बात कर रहा है? अच्छा अच्छा, मोल्स x/16, अच्छा हाँ यार, x तो अपन ने वेट ले लिया था, सही बात है सही बात है, एक सेकंड। अपन ने x को मोल्स नहीं लिया था, अपन ने x को क्या ले लिया था? अपन ने x को क्या ले लिया था? वेट। बिल्कुल, तो रुक जाओ एक सेकंड, अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, मोल्स इंटू 8। तो यहां से मोल्स आ गए अपने पास 5, और यहां से फिर मास अपना 5/16, या मोल्स की जगह x/16 रख दोगे तो 16 दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो गया। अब ठीक है, हाँ वो मैंने ध्यान नहीं दिया कि अपन ने तो x को वेट ले लिया था, मोल्स नहीं लिए थे, सही बात है, बिल्कुल सही है सही है, अच्छा हुआ याद दिला दिया। चलो अब तो ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आ गई है अपनी 80 ग्राम्स। बिल्कुल, ऑल राइट। अब तो किसी को डाउट नहीं है, नोट कर लो, कर लिया सबने? अगले सवाल पे आ जाएं, वैसे तो घर पे कर ही लिया होगा। चलो अगला सवाल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयंस ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ, number of moles of oxalate ion oxidized by 1 mole of MnO4 माइनस, कितना है आंसर भाई? जल्दी बताओ। 2, 2.5? नहीं नहीं, 2 तो नहीं है। 2.5 हो तो सकता है। किस किस? 6.75? नहीं नहीं, 6.75 नहीं आएगा बेटा यार। अरे नहीं नहीं, मैं भी लिख नहीं रहा, मैं तो सुन रहा, देख रहा था कि तुम लोगों ने क्या क्या किया है। इसका करें अपन, सॉल्व करें इसको जल्दी से फटाफट, चलो आ जाओ जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। आंसर 5/2 आएगा, 2.5 बिल्कुल। करें बेटा, सेकंड क्वेश्चन भी कर ले सॉल्व फटाफट से। बिल्कुल, या डाउट है तो करूं, नहीं तो फिर नहीं करूं? अच्छा, कुछ लोगों का आंसर मैच नहीं कर रहा ना, तो बताना ही पड़ेगा। चलो चलो चलो, अच्छा देखो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से इधर। क्वेश्चन में क्या दिया था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट आयंस ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम इज। तो हमको MnO4 माइनस के मोल्स दिए हैं, इसके मोल्स पता करने हैं, और हमको रिएक्शन दे दी है। तो हम इस सब का हेल्प यूज कर लेते हैं, रिएक्शन से ही शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो ऑक्सिलेट को MnO4 माइनस से ऑक्सीडाइज कर दिया अपन ने। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? थर्ड था ना ये, तो सॉल्यूशन नंबर 3। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 3। तो अपने को रिएक्शन दी है, ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 माइनस प्लस MnO4 माइनस गिविंग यू CO2 प्लस Mn+2। अब अपन एन फैक्टर निकालते हैं। तो बेटा C2O4 2 माइनस में अगर ऑक्सीजन पे -2 है, तो कार्बन पे कितना चार्ज रखना है पॉजिटिव का? कितना रखना है? 3। वेरी गुड। अच्छा, Mn पे तो अपने को पता है, यहाँ +7 आता है, कई बार कर चुके हैं, ऑक्सीजन -2 में लेते हैं तो Mn+7 आ जाता है। प्रोडक्ट में CO2 में कार्बन के साथ ऑक्सीजन अगर -2 में, तो कार्बन पे कितना आएगा? +4। वेरी गुड। और यहाँ Mn तो +2 में ही है।
अच्छा, MnO4 माइनस का एन फैक्टर तो डायरेक्टली बता सकते हैं, एक Mn है, 7 से 2 जा रहा है तो एन फैक्टर कितना आएगा, सब लोग देख लो, 5 आएगा, बिल्कुल सही बात है, तो एन फैक्टर विल बी 5। आगे बढ़ते हैं, कार्बन को देखते हैं। दो कार्बन है बेटा, C2O4 2 नेगेटिव में, याद रखना दो, दो कार्बन अगर 3 से 4 जा रहे हैं तो एन फैक्टर कितना आएगा C2O4 2 नेगेटिव का, 2 आएगा, बिल्कुल। तो यहाँ एन फैक्टर जो है वो दो कार्बन, देख लो एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, पहले कर चुके हैं, दो कार्बन 3 से 4 जा रहा है तो 4 माइनस 3, तो एन फैक्टर आपका आ जाएगा 2। ये किया हुआ एग्जाम्पल है, रिवाइज कर लेना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये करते रहना चाहिए। अच्छा, ये तो एन फैक्टर आ गए। मोल्स के बारे में क्या दिया हुआ है, इसके मोल्स पता करने तो x मान लेते हैं और इसके मोल्स दे रखे थे 1। अभी तो दिख रहा होगा कि आंसर मतलब सामने दिख रहा है ना, कि 5/2 आने वाला है, बहुत ही सिंपल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल equivalence, equivalence of oxalate is equals to equivalence of MnO4 minus, तो यहाँ moles into n factor is equal to moles into n factor, x into n factor is 2 is equals to 1 into n factor is 5, तो x is 5/2 moles, और हमसे moles ही पूछे थे बेटा, इस बार अपन ने x लिखने में गड़बड़ नहीं करी है, यही पूछा था ना। आया ना। हाँ रूपांशु, आज स्क्रीन और ज्यादा क्लियर होगी, आज तुमको ज्यादा मजा आ रहा होगा देखने में, है ना। तो की है चेंजेस, काफी चेंजेस किए हैं मैंने। बट तुम ये बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, पॉइंट तो ये है कि ये समझ में आना चाहिए, सही है ना। आगे बढ़ जाए फटाफट से, बढ़िया स्पीड चल रही है एकदम अपनी। सही है सही है, अगला वाला सवाल, फोर्थ, ये नोट तो कर लिया ना सबने, ये नोट कर लिया ना, नोटेड नोटेड, यस वेरी गुड। फोर्थ, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 needed to oxidize 1 mole of Cu2s in acidic medium। तो इसका आंसर अपने को निकालना है, तो काफी वेरिड आंसर आ रहे हैं, 8/5, 5/8, 0.4, 0.5, 2/5, तो क्या आएगा आंसर भाई। अरे इतने वेरिड आंसर नहीं आने चाहिए यार, बहुत ही ज्यादा वेरिड आंसर आ रहे हैं ये तो। 0.4, 8/5, 2/5 तो 0.4 ही हो जाएगा क्या। तो भाई कौन से आंसर को करेक्ट मान लें, ये चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं पहले सॉल्व करवा देता हूँ, है ना, सॉल्व करके पता चल जाएगा कि क्या सही आंसर है। आ जाओ आ जाओ, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिकली इनफैक्टर निकालना है, एक बार इनफैक्टर आ गया तो काम हो जाएगा फटाफट से अपना। तो KMnO4 है और Cu2s है, प्रोडक्ट में Mn+2 बन रहा है, Cu+2 बन रहा है, SO2 बन रहा है। कुल मिला के ये है कि आप Cu2s का अगर इनफैक्टर सही से निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखता हूं और अपन फिर डिस्कस करेंगे इसका आंसर जल्दी से, है ना। तो लेट्स मूव अहेड, सॉल्यूशन फॉर फोर्थ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन फॉर फोर्थ। तो अपने को दिया हुआ है KMnO4 plus Cu2s is giving you Mn+2 plus Cu+2 plus SO2। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन -2 में है, पोटेशियम +1 में है, Mn+7 में है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ये कई बार कर चुके हैं, है ना। Cu2s में ये जो Cu2s लिखा हुआ है, इसमें सल्फर पे -2 है और कॉपर पे +1 है। अब प्रोडक्ट साइड Mn पे +2 है, तो यहाँ KMnO4 का एन फैक्टर तो डायरेक्टली लिख सकते हैं,
कितना आएगा? mn 7 से 5 चला, 7 से 2 चला गया तो कितना आएगा इन फैक्टर? जल्दी बताओ। 5। बिल्कुल, वेरी गुड, ऑसम रिस्पॉन्सेस। पर पहुंच रहे हैं, आंसर पहुंच रहे हैं। 1 सेकंड तो रुक जा, बस 2 मिनट में आ जाएगा आंसर। Cu +1 से गया +2, है ना? तो इसका एन फैक्टर लिखते हैं अपन। एन फैक्टर जो है वो डेल्टा ओ एन के बराबर आएगा, याद है तरीका सिखाया था। तो 2 कॉपर है बेटा, कहां से कहां गए? कहां से कहां गए जल्दी बताओ। पहले जैसे रिस्पॉन्सेज दिया करते थे बढ़िया तरीके से, 1 से 2, तो 2 -1 कर दिया। अच्छा, सल्फर जो है वो -2 से कहां गया? +4। सल्फर जो है, 1 सेकंड में तुम्हें क्या दिया था? SO2 ही दिया था ना? हाँ, सल्फर जो है कहां गया? -2 से +4। तो सल्फर 1 है, तो 4 -2, इसका इन फैक्टर कितना आएगा? इसका इन फैक्टर कितना आएगा? टोटल करके बताओ। 2 कॉपर का आ रहा है और 6 सल्फर का आ रहा है, तो कितना आ रहा है टोटल? 8। बिल्कुल, है ना? 8 आ जाना चाहिए बेटा इसका आंसर। तो इसका इन फैक्टर आ जाएगा 8। अब तो आंसर दिख ही रहा होगा, मतलब सामने सामने। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं कि यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हम लिख देंगे इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Cu2s। इसको थोड़ा अपन शिफ्ट कर लेते हैं, प्रॉपरली जगह मिल जाएगी अपने को। तो यहाँ आ जाएगा मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू अगेन मोल्स इनटू एन फैक्टर। बेटा KMnO4 के मोल्स कितने दिए हैं क्वेश्चन में? वो पता करने अपने को, फाइंड। तो इसको x मान लेते हैं, और Cu2s का 1 मोल दे रखा है ना? तो अपन लिख भी लेते हैं। अगर मोल्स लिखो यहाँ पे, तो इसके मोल्स तो x हो गए और इसके मोल्स 1 हो गए। तो x इंटू एन फैक्टर इज 5 इज इक्वल टू 1 इंटू एन फैक्टर इज 8। इसको अपन रीअरेंज करके आगे ले जाते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 8/5। तो कुछ लोगों ने ये 8/5 आंसर दिया था, बाकी लोगों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, 5/8 बोल रहे थे। बट आपकी वैल्यू आएगी 8/5। तो आंसर क्या आ गया? 8/5 या फिर 1.6 मोल्स, यही आंसर आएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, सब खुश हैं? ठीक दिख रहा है सब? चलो, तो ये तो अपने होमवर्क के क्वेश्चंस हो गए सारे, राइट? और भी कुछ सवाल करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे। नोट किया सबने? किया किया? तो जस्ट अ क्विक रिकैप बच्चों, हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ रहे थे। हमने समझा था कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, और उसकी मदद से फिर हम लोगों को क्वेश्चन करने थे। तो हमने कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लिखे थे, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, ये वाला, और बाकी 3 मैंने होमवर्क दिए थे, है ना? बाकी 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिए थे। तो ये कितने लोगों से बाकी तीनों हो गए थे? अच्छा, एटलीस्ट 2 कितने लोगों से हो गए थे? 2 तो सही हो गए होंगे आई गेस। ज्यादा से ज्यादा एक में गड़बड़ हुई होगी, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। चलो बढ़िया है, तो बहुत ही बढ़िया, ऑसम। तो बेटा जो एक बचा था वो भी समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ जाएं, थोड़े और कठिन सवाल कर लें, मतलब थोड़े और टफ सवाल क्वेश्चंस कर लें इसके ऊपर कंपैरेटिवली, है ना? चलो, तो लेट्स डू स्लाइटली मोर टफर क्वेश्चंस, है ना? लेट्स मूव अहेड। लिखो बेटा, सवाल लिखो, राइट डाउन अ क्वेश्चन। अपन थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं सवालों में। अभी सिंगल सिंगल रिएक्टेंट थे, अभी अपन सीक्वेंशियल रिएक्शन में कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं, और मल्टीपल रिएक्टेंट्स के साथ कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो लिखो क्वेश्चन बेटा।
मेरे साथ साथ लिख रहे हो? डिक्टेट करूं? करूं डिक्टेट? ठीक है। हाँ ईशान, आज स्क्रीन पे ज्यादा लिख रहा हूं ना मैं, इसलिए वी आर राइटिंग मोर ऑन द सेम साइज ऑफ द स्क्रीन। चलो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required to produce enough CO, carbon monoxide, on reaction with carbon, which can reduce 1.6 kilograms of Fe2O3. Calculate the amount of oxygen required to produce enough CO on reaction with carbon, which can reduce 1.6 kilograms of Fe2O3. तो ये क्वेश्चन है जो हम मोल मोल एनालिसिस से सीक्वेंशियल रिएक्शन से कर सकते हैं। हमने सीक्वेंशियल रिएक्शंस पढ़ी हुई थी, बट हमको सीक्वेंशियल से नहीं करना है। हम चाहते हैं कि इक्विवेलेंट से करें। हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट से हमारी लाइफ आसान कैसे होगी। सीक्वेंशियल से तो कर सकते थे, याद है सीक्वेंशियल वगैरह पढ़ा हुआ था कुछ, है ना? बिल्कुल। तो मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं आपको कि इसको कैसे करना है, आगे फिर आपको करना रहेगा इसको, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग और फिर आप लोग करोगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑक्सीजन कितना चाहिए इसका अमाउंट पता करो, और अपन ग्राम्स में पता कर लेते हैं, ठीक है? आंसर इन ग्राम्स, आंसर इन ग्राम्स। तो आपको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बताना है कि कितना चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए। उसको क्या करना है, उसको सीओ बनाना है कार्बन से रिएक्ट करके, जिसका यूज क्या है कि सीओ जो है वो Fe2O3 से रिएक्ट करके उसको रिड्यूस करे। तो आपने मेटलर्जी में थोड़ी बहुत रिएक्शन पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो टेंशन मत करना, आगे जाके फिर से आप मेटलर्जी पढ़ोगे, उसमें आप लोग रिएक्शन पढ़ोगे कि Fe2O3 जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके आयरन में रिड्यूस हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर CO2 बना लेगी। ये आपको रिएक्शन करानी है, और ये जो CO आनी है, ये CO ये कहां से आनी है, इसके लिए आपको बोल रखा है कि आपका कार्बन और ऑक्सीजन, एक काम करते हैं, एक स्टेप इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको और जगह चाहिए। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू CO, इस तरीके से आपको CO बनाना है। ये क्वेश्चन आपको बोला है, आपसे पूछ लिया ऑक्सीजन का वेट बता दो x ग्राम, ये बताना है आपको। और आपको दे रखा है कि Fe2O3 जो है वो 1.6 किलोग्राम्स या 1600 ग्राम्स है, ये दे रखा है ना? ठीक है, तो अब अपन इसको थोड़ा समझ लेते हैं, सॉल्व आप लोग करोगे, ठीक? पहले तो मुझे बताओ बेटा, मोल्स अगर O2 के लिखने को बोलूं मैं आपको x के टर्म्स में, तो कितने लिखोगे? x बाय डिवाइडेड बाय 32, ठीक है? और मोल मोल एनालिसिस नहीं करना, इसलिए रिएक्शन बैलेंस भी नहीं कर रहे अपन, देख लेंगे। अच्छा, इधर इसके मोल्स लिखते हैं, 1600 डिवाइडेड बाय Fe2O3 का मोलर मास कितना आता है? नहीं, वो तो Fe का होता है बेटा, 56 एटॉमिक मास। मोलर मास Fe2O3 का कितना आएगा? 160 ग्राम्स, 160 आएगा। एटॉमिक मासेस बताऊं क्या किसी को? एटॉमिक मासेस अगर चाहिए तो Fe का 56 है, ऑक्सीजन का 16 है, कितना आएगा मोलर मास? 160 ग्राम, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा, इसको अपन अच्छे से लिखते हैं थोड़ा जगह बना के, कि मोल्स
इज इक्वल्स टू 1600 बाय 160 विच कम्स आउट टू बी 10 मोल्स। अच्छा, एन फैक्टर और लिखना है अपने को। एन फैक्टर बेटा Fe2O3 का एन फैक्टर लिखना है। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अगर ऑक्सीजन -2 में तो Fe किस में है? +3 में। बिल्कुल। यहाँ प्रोडक्ट में Fe किस स्टेट में है? 0 में। तो 2 Fe थे आपके पास, +3 से 0 गए, तो एन फैक्टर क्या आएगा Fe2O3 का बेटा? 6 आ जाएगा। बिल्कुल। तो एन फैक्टर इज 2 Fe, 3 से 0 गए हैं तो एन फैक्टर 6 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का एन फैक्टर भी लिखना था। तो ऑक्सीजन 0 में था, प्रोडक्ट में -2 में है, तो 2 ऑक्सीजन 0 से अगर -2 जाते हैं तो कितना एन फैक्टर आएगा इसका? 4। तो इसका एन फैक्टर अपन लिख देते हैं 4। ठीक है। अब मेरे को, अब बिफोर यू सॉल्व, तुम लोग सॉल्व करो उससे पहले मैं बस एक बात और बता दूं बेटा। जब अपन सीक्वेंशियल रिएक्शन करते थे तो अपन क्या करते थे कि इसके मोल्स से ये सीओ कितने मोल बना ये करते थे, और फिर ये सीओ यहां पे आया तो इसके मोल्स और सीओ के मोल्स रिलेट करते थे, है ना? ऐसे ही करते थे ना। तो अपने को रिलेशन मिलती थी O2 और Fe2O3 में। ऐसा कुछ करते थे, थोड़ा बहुत याद आ रहा है ऐसा। पूरी बात शायद हो सकता है उतनी याद नहीं है, बट याद आ रहा है। इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ, चीजें कैंसिल हो जाती थी बिल्कुल, ये सी और सी कैंसिल हो जाता था। तो अपन इसको और आसानी से कैसे करेंगे? देखना, अपन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अपन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंसेस को कैसे करेंगे जल्दी से? अपन करेंगे इस तरीके से, देखो। अपन लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हम दो बातें कह सकते हैं। पहली रिएक्शन से क्या बात कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ CO, कह सकते हैं बच्चों। हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में पढ़ा था कि रिएक्टेंट्स के आपस में इक्विवेलेंस बराबर होते हैं, और रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके भी आपस में इक्वल होते हैं। तो CO और O2 के इक्विवेलेंस बराबर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को? कोई तो रिप्लाई करो। मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, चिंता मत करो। अच्छा, दूसरी इक्वेशन में मैं रिलेट करूंगा CO और Fe2O3 को। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि सर आपने CO और Fe2O3 को क्यों रिलेट किया, CO और Fe को क्यों नहीं किया? तो बेटा, अपने को क्या पता करना है सवाल में? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और दे क्या रखा है? मास ऑफ Fe2O3। तो रिलेशन किस में निकालना है अपने को? किस किस में निकालना है? O2 और Fe2O3 में। बिल्कुल, इसीलिए मैं Fe2O3 यूज कर रहा हूं। ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन से मैं लिख रहा हूं कि इक्विवेलेंस ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ CO। अच्छा, जितना CO यहां बना था वही CO यहां आया है, यही हुआ है ना? पहली रिएक्शन में जितना CO बना था वही रिएक्शन अगली में जा रहा है। तो ये इक्विवेलेंट और ये इक्विवेलेंट तो एक ही बात हो गई। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये तुम लिखो और फिर सॉल्व करके देखो जरा आंसर आता है क्या। दिव्यांश नहीं बेटा, थोड़ा गड़बड़ किया तूने, 2 के फैक्टर की मिस्टेक की है। वैभव ठीक है, आयुष ठीक है, अर्नब गड़बड़ है बेटा आंसर, अक्षर ठीक है। आंचल ग्राम्स में बताना है आंसर, ग्राम्स में बताना है। स्नेहा ग्राम्स में बताना है आंसर। सुचिता थोड़ी मिस्टेक की है तूने मल्टीप्लिकेशन में। सही बात है, तो अगला स्टेप लिख दोगे इक्विवेलेंस ऑफ O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3। बिल्कुल, अब इसके ऊपर कैलकुलेशन कर दो। इक्विवेलेंस ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Fe2O3। तो मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर। इसके मोल्स लिखे हमने x/32 इंटू n फैक्टर लिख रखा है 4 इज इक्वल टू, इसके मोल्स अपने पास 10 है और n फैक्टर है 6। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही है? 32 इंटू 10 इंटू 6/4 ग्राम। कितनी आ रही है ये वैल्यू?
इसको अच्छे से लिख दें, 32 इंटू 10 इंटू 6/4 कितना आता है, ढंग से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 480 ग्राम्स, बिल्कुल, दिस इज 480 ग्राम्स एंड दैट इज योर आंसर। तो बातें थोड़ी समझ में आना शुरू हुई। अल्टीमेटली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में आपको बस ये देखना है कि किन चीजों की इक्विवेलेंस हम बराबर करें, उससे हमारा काम कैसे आसान करें, और आसान हुआ ना काम। और ये तो अभी अपने को इतना लिखना पड़ रहा है क्योंकि आप शुरू में सीख रहे हो, धीरे धीरे इसका लिखने में स्टेप्स भी कम हो जाएंगे। हाँ, मैंने कहा था दिव्यांश, देख तूने इन फैक्टर में गड़बड़ कर ली, इसलिए टू के फैक्टर का गड़बड़ आंसर है। कोई बात नहीं। तो जनता जल्दी से इसको नोट कर लो, समझ में आया ना सवाल? ठीक है, तो जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उनके इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं, उनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है, जिनके आपस में रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के भी अपन इक्वल कर सकते हैं। जो चीजें आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी उनके इक्विवेलेंट्स बराबर नहीं करेंगे अपन। तो इसको लिखो, अभी मैं और भी एक दो सवाल कराता हूं, थोड़े अच्छे सवाल करते हैं, टेंशन अभी से मत लेना, क्योंकि ये थोड़े अच्छे सवाल करवा रहा हूं आखिरी के दो, तो इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी तुमको, बट इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे बाकी के सवाल आसानी से हो जाएंगे। लिखा सबने? अक्षत यार याद नहीं है, तुम क्या कह रहे हो? लिखा क्या, जल्दी बताओ। कंप्लीटली अंडरस्टूड, वेरी गुड, बढ़िया, सही है, ऑसम रिस्पॉन्सेस। चलो और सवाल करते हैं अपन। लेट्स मूव अहेड एंड डू फ्यू मोर क्वेश्चंस। लिखो क्वेश्चन, how many moles of KMnO4 are needed to oxidize how many moles of KMnO4 are needed to oxidize a mixture of 1 mole each FeSO4 and FeC2O4 in acidic medium? तो कितने मोल KMnO4 रिक्वायर्ड है अगर आपको एक एक मोल ईच FeSO4 और FeC2O4 को ऑक्सीडाइज करना है? इसमें क्योंकि अभी आप लोगों को सारी रिएक्शंस नहीं पता है, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूं कि आप रिएक्शन अलग अलग लिखोगे। पहली बात तो बताओ कि इसको भी रिएक्ट करना है KMnO4 से और इसको भी, तो अलग अलग लिखेंगे रिएक्शन। बिल्कुल, तो पहली रिएक्शन लिखो आप FeSO4 प्लस KMnO4 गिविंग यू। अब मान लो अभी आप सीखोगे, बट अब आपको अंदाजा लगाना हो सीखने के बाद कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो कैसे लगाएंगे। देखो बेटा, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा कोई मेरे को। यहाँ पे सल्फेट जो है वो -2 होता है, SO4 पे -2 चार्ज होता है, तो Fe पे क्या चार्ज आएगा, +2। ठीक है, तो मैं सल्फेट पे से हटा रहा हूँ ये चार्जेस, Fe पे +2 आएगा। आयरन की कौन सी दो स्टेट्स पड़ी हुई हैं आपने, आयरन की कौन सी दो स्टेट्स पड़ी हुई है, +2 +3। तो अगर आयरन ऑक्सीडाइज होता है, 2 से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, तो कहां तक जाएगी, +3 तक। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से आगे सोचना पड़ेगा, और एक्चुअली यही होता है कि Fe+3 बनता है इसमें, और एसिडिक मीडियम में Mn चला जाता है +2 में। ये मैं भी आपको आगे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लिखवाऊंगा, तब आएगा ये सब बात, है ना। अच्छा, इसकी मदद से एन फैक्टर तो लिख ही सकते हैं बेटा। एन फैक्टर FeSO4 का कितना आ रहा है, एक आएगा, एक Fe, 2 से 3 चला गया, है ना। तो ये 2 1, और KMnO4 का एन फैक्टर तो अब बहुत बार कर चुके हो, याद हो गया होगा, 5। ये पहली रिएक्शन के लिए लिखा है। ऐसे एक और रिएक्शन हो रही है अपनी, उसके लिए भी लिख लेते हैं, सेकंड रिएक्शन, है ना।
सेकेंड रिएक्शन किस किस की करा रहे हैं अपन? FeC2O4 और KMnO4 की। FeC2O4 और KMnO4, ठीक है पीयूष बेटा। बाकी स्पेक्टेटर हैं अपन ने हटा दिए। बैलेंसिंग में सीखा था ना कि जिनमें चेंज नहीं आता, जैसे SO4 में सल्फर जो है +6 में है, इससे ऊपर ऑक्सीडाइज ही नहीं हो सकता वो, तो हटा दिया अपन ने। पोटेशियम +1 में है, ये कहीं नहीं जाता, +1 ही रहता, तो हटा दिया। ठीक है, सिर्फ जिनमें चेंज आ रहा है वो लिख रहे हैं क्योंकि उनसे अपने को काम है। अच्छा इधर आ जाओ, इधर देखते हैं। ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज होता है, याद है, बताया था, दिस इज ऑक्सिलेट। C2O4 2- याद करना है अपने को, आयंस की लिस्ट में से कुछ आयंस याद होने चाहिए। तो ऑक्सिलेट पे -2 और Fe पे क्या जाएगा, +2, तो Fe पे +2 आ गया। अच्छा ऑक्सिलेट में अगर -2 है तो बेटा कार्बन पे कितना चार्ज आता है, अपन ने किया हुआ था, अभी आज ही सवाल डिस्कस किया है। ऑक्सिलेट में C2O4 पे 2 नेगेटिव में कार्बन पे कितना चार्ज आता है, +3, बिल्कुल। और ऑक्सीजन तो -2 का -2 है, तो ऑक्सीजन तो -2 में ही रहता है ना। अच्छा अब इधर प्रोडक्ट्स देख लेते हैं अपन। तो भाई प्रोडक्ट्स में Fe कहां तक पहुंचेगा, +2 से कहां तक जा सकता है, +3, ठीक है। कार्बन +3 से कहां तक पहुंचता है, +4 तक, तो ये CO2 बनाएगा, +4 चला जाएगा। और KMnO4 तो अपने को पता ही है, एसिडिक मीडियम में Mn+2 तक आना है। मैं अभी आपको टेबल लिखवा दूंगा, लिस्ट लिखवा दूंगा कि कौन सा आयन कहाँ तक जाता है इसकी भी, ठीक है। इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ रिएक्शन आपको, आगे चल के लिस्ट अपन लिख लेंगे। अब अपने को एन फैक्टर बताना है बेटा। +4 कैसे, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, पढ़ी हुई थी आप लोगों ने, पीरियड में ही पढ़ी है। वैलेंसी कहाँ से कहाँ तक जाती है, याद है, मतलब ये सब बातें याद होनी चाहिए। +4 तक जाती है ना, याद है कि नहीं जनता, ये कुछ लोग पूछ रहे हैं। हाँ याद होना चाहिए। एन फैक्टर लिखते हैं बेटा अब, है ना, एन फैक्टर। और KMnO4 का एन फैक्टर तो अब याद है तुमको, 5। FeC2O4 में Fe 1 है, 2 से 3 जा रहा है, कार्बन 2 है, 3 से जा रहे हैं 4, तो टोटल एन फैक्टर कितना आने वाला है, ये भी किया हुआ सवाल है अपना, अपन ने किया था बेटा पहले। एन फैक्टर इज 3, बिल्कुल। प्रोडक्ट में Fe+3 क्यों लिए बेटा, क्योंकि आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया ना। ऑक्सीडाइज करने का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन स्टेट बढ़ा दी तुमने, तो +2 से बढ़ा के कहां ले जाओगे, +3। +3 से बढ़ा के कहीं ले जा सकते हो क्या आयरन को, कभी मान लो क्वेश्चन में Fe+3 दे दिया, तो +3 का +6 करोगे क्या आयरन का तुम, नहीं करेंगे, है ना। जैसे कॉपर +1 दे दिया और उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, तो कॉपर +1 से ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा, +2, है ना, बिल्कुल। +2 से और आगे जाएगा क्या कभी, कॉपर +2 को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कहीं +4 +5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये अपने को पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैक्सिमम कितनी है ना। अर्नव बेटा तुम रिपीटेटिव बातें वही पूछ रहे हो, मैंने अभी कहा कि मैं लिखवा दूंगा आपको कि जब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है एसिडिक मीडियम में तो +2 में जाता है, ये भी मैं आपको रिएक्शंस लिखवा दूंगा, है ना। ये अपने को याद होनी चाहिए, ये अपन याद करेंगे एक्चुअली, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दी है इन्फॉर्मेशन। इसके बाद का काम आपको अभी करना आना चाहिए। तो भाई पहले तो बताओ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से क्या क्या लिखोगे आप, पहली रिएक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी, किसके इक्विवेलेंट किसके बराबर करने हैं पहली रिएक्शन में, यूजिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस किस किस के इक्वल कर दूं बेटा फर्स्ट रिएक्शन में। SO4 के किससे इक्वल करने हैं, KMnO4 से, बिल्कुल। पहले में FeSO4 के equivalence of FeSO4 is equals to equivalence of KMnO4,
और इधर दूसरी सेकंड रिएक्शन में क्या करना है, किस किस के इक्वल करने हैं? हाँ वासु बेटा बिल्कुल सही है, बट अपन अभी डिस्कस कर लें, सॉल्व कर लें, मैं बता दूंगा आंसर सही है तुम्हारा। सेकंड में किस किस के करने बेटा? FeC2O4 और किसके? KMnO4 के, बिल्कुल। Equivalence of FeC2O4 is equals to equivalence of KMnO4. Therefore total equivalence of KMnO4 किसके बराबर आएंगे बेटा? KMnO4 दो जगह लग रहा है, एक जगह FeSO4 के साथ, एक जगह FeC2O4 के साथ। तो टोटल अगर चाहिए KMnO4 का, यहाँ प्लस यहाँ, तो इस तरफ किस किस का जोड़ दूं मैं, किस किस का ऐड कर दूं, किन दो का ऐड कर दूं? ये बताओ कौन सी दो चीजों के इक्विवेलेंस बराबर करने हैं? LHS ना, FeSO4 और FeC2O4, इन दोनों को ऐड कर दें, कर दें। आंसर देने में इतना मत सुनो यार, तुम कॉन्सेप्ट समझ लो, आंसर दे देना, आंसर आ जाएगा। ये अच्छे क्वेश्चन इनको एक बार समझ लो कि किस तरीके से सोच रहे हैं, हाउ आर वी थिंकिंग, वो सीख जाओगे तो क्वेश्चन किसी भी वैरायटी का आप कर पाओगे। तो अपन ने क्या किया देखो, अपन ने दिस प्लस दिस कर दिया अगर राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी दिस प्लस दिस हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड को मैंने यहां लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड को आगे लिख देते हैं, इज इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ FeSO4 प्लस इक्वलेंस ऑफ FeC2O4। अब बेटा सॉल्व कर दो और इसके बाद आंसर बताना। अब सबका आंसर सही आना चाहिए। तो मोल्स इनटू एन फैक्टर और मोल्स इनटू एन फैक्टर करो भाई जनता, अब आंसर सबका आना चाहिए। तो किसके मोल्स पता करने हैं, उसको x रख लेते हैं, ये तो x हो गया। KMnO4 का एन फैक्टर 5 हो गया। राइट हैंड साइड के लिख दूं, कितने कितने मोल्स लेने हैं, FeSO4 के कितने मोल्स लेने हैं? 1। आंसर भेजने में लगे, मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं सुन रहे। गुड, किसने जवाब दिया? अर्नव, पर बढ़िया शशांक, वेरी गुड। अच्छा, एन फैक्टर कितना लिखना है FeSO4 का? 1, सही बात है। प्लस इधर FeC2O4 के मोल्स कितने हैं? 1। और एन फैक्टर कितना है? 3। तो सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू ये 1 + 3 4/5। तो आपको एक एक मोल दोनों के लिए टोटल मिला के KMnO4 4/5 लेना पड़ेगा, या 0.8। सही बात है, कुछ लोगों ने गड़बड़ करी है, कुछ लोगों ने 0.4 आंसर दिया है, और मुझे लग रहा है उनके डाउट्स देख के कि वो क्यों, क्योंकि लोगों ने क्या किया है कि सर टोटल इक्विवेलेंट्स को टोटल मोल्स इनटू एन फैक्टर में एन फैक्टर को भी 10 कर दिया। तो बेटा सुनो, तुम मान लो एक जगह मोल्स ले लेते हो KMnO4 के x1, है ना, इंटू एन फैक्टर 5, प्लस दूसरी जगह मोल्स ले लेते हो x2 इंटू एन फैक्टर 5। इसको जरा टोटल करके लिखना, टोटल करके लिखना, क्या लिखोगे तुम? x1 प्लस x2 इंटू 5 करोगे ना, कि x1 प्लस x2 इंटू 10 कर दोगे? जो लोग ये कह रहे हैं वो x1 प्लस x2 इंटू 5 करेंगे कि x1 प्लस x2 इंटू 10 करेंगे? सही कह रहा है आसिम, सही कह रहा है आसिम, कह रहा है कि सर इंडिविजुअल मोल्स निकाल लो, यहां निकाल लो और यहां मोल्स निकाल लो, बाद में जोड़ दो। तो वो भी सही बात है कि इसके इंडिविजुअल मोल्स निकाल लो x1, इसके इंडिविजुअल मोल्स निकाल लो x2 और ऐड कर दो, उससे भी यही आंसर आएगा। तो समझ गए ना भाई, इन फैक्टर को दुगना नहीं करना है, डबल तो कुछ किया ही नहीं ना हमने। इन फैक्टर दोनों जगह 5 है, तो 5 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेके मैंने 5 लिख दिया और टोटल मोल्स x लिख दिए। x1 x2 सेम होगा? नहीं नहीं, सेम क्यों होगा? x1 x2 कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, सबको
जिनको डाउट था क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो, ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इंडिविजुअली ऐड करके भी आएगा। बिल्कुल बेटा, आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर सकते हो कि इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लो और इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लो, और आप इसके मोल्स निकाल के इसके मोल्स निकाल के ऐड कर दो तो भी आंसर आएगा। और जिनने अलग अलग निकाला होगा उन्होंने देखा होगा यहाँ मोल्स और यहाँ मोल्स सेम नहीं आए होंगे, सेम नहीं आए थे ना। यहाँ आएंगे 1/5 और यहाँ आएंगे 3/5, और 1/5 प्लस 3/5 का टोटल आ जाएगा 4/5। और किसी को डाउट हो रहा है कि मैंने डायरेक्टली कैसे बता दिया, तो देखो ये 1/5 और ये 3/5, ये दिख रहा है मेरे को यहीं पे कि इंडिविजुअली निकालने पे एक आता है 1/5, एक आता है 3/5। देख लो भाई, बहुत कुछ डिस्कस कर लिया अपन ने तो इस सवाल में, मैच भी डिस्कस कर ली। राइट, ऐसे ही किया था, बढ़िया बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट दोनों तरीके से करना आना चाहिए अपने को। ठीक, देख लो, संतुष्ट हो लो। और बेटा जो सवाल क्लास में नहीं होते हैं उनको घर पे रिवाइज करना जरूरी है। अरे रे जल्दी करो यार, टाइम को पता ही नहीं चला, इतना टाइम निकल गया। हाँ, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आगे थ्योरी लिखनी है। मेरे को आज कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लिखवाना है तुमको। लिख लिया? हाँ, इन फैक्टर तो निकालना आना ही चाहिए बेटा, उसके बिना तो होगा ही नहीं, वो तो मतलब बहुत ही मुश्किल है उसके बिना हो पाना। चलो एक और सवाल करते हैं, लास्ट, फिर अपन आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। बाकी फिर वैरायटी तो बहुत है सवालों की, बट अभी के लिए इतने काफी है, मुझे ऐसा लगता है। तो सवाल लिखते हैं, इस सवाल को मैं समझाऊंगा, उसके बाद तुम लोग करोगे। पहले सुनना समझना सवाल, उसके बाद सॉल्व करना। बीच में आंसर दे दे के कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और क्योंकि फिर बाद में किसी ने कोई रैंडम डाउट पूछा तो मैं नहीं बताऊंगा। तो पहले सुन लो सवाल, आपको समझना पड़ेगा सवाल कुछ कह रहा है उन बातों को, उसके बाद करेंगे। लिखो क्वेश्चन, राइट डाउन। 25 grams of FeSO4.7H2O, 25 grams of FeSO4.7H2O sample is dissolved in water. Sample is dissolved in water and dilute H2SO4 to make 1 liter solution. To make 1 liter solution. Full stop. 25 ml of this solution. 25 ml of this solution required 10 ml. Required 10 ml of 0.04 molar KMnO4 solution. KMnO4 solution for complete oxidation. For complete oxidation. Full stop. Find the percentage. Find the percentage of FeSO4 dot 7H2O in the sample. और आपकी हेल्प के लिए एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है आपको, क्या कि मोलर मास ऑफ FeSO4 dot 7H2O is 278, जिसको तुम अप्रोक्सीमेट करना चाहो तो 275 कर लेना फॉर कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप
ये कर सकते हो, इतना लिख लो सवाल। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि इसको फिजिकली आपको समझना पड़ेगा कि क्या हुआ है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। कंप्लीट ऑक्सीडेशन बेटा, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन लिखा सबने, सवाल लिखा। मैं एक बार थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली समझा दूंगा क्या हो रहा है, फिर आपको सॉल्व करना है। चलो तो मैं एक बार आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ थोड़ी बातें, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करना। मैं थोड़ी हिंट दूंगा तो नहीं। तो आपने क्या किया, आपने एक कंटेनर लिया और उसमें आपने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, 1 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें जो आपने सैंपल डाला वो डाला 25 ग्राम सैंपल, ठीक है। सैंपल आपने डाला FeSO4.7H2O का, FeSO4.7H2O का। अब अगर ये पूरा प्योर होता तो फिर परसेंटेज का तो कोई मतलब ही नहीं, या देख लेंगे, हो सकता है पूरा प्योर हो, ये भी नहीं पता हमको, हो सकता है पूरा प्योर हो, वो हम देख लेंगे। बट अभी हमको नहीं पता कि कितना प्योर है, तो नहीं पता तो यहाँ FeSO4 की मोलैरिटी नहीं लिख सकते हम, क्योंकि अगर ये पूरा प्योर नहीं है तो वी कैन नॉट फाइंड मोल्स ऑफ FeSO4, तो यहाँ मोलैरिटी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती ना। अगर प्योरिटी पे ही क्वेश्चन है, तो अगर प्योरिटी पे ही क्वेश्चन है तो उसका मतलब तो ये हो गया कि भाई अब डायरेक्ट मोलैरिटी आप लिख नहीं सकते। तो देखते हैं मोलैरिटी तक कैसे आएंगे। फिर आपने क्या किया, इस सैंपल का आपने कितना ml ले लिया बेटा, कितना ml ले लिया, 25 ml, 25 ml ले लिया। अच्छा, इधर अपन लेट कर लेते हैं कि लेट मोलारिटी जो है वो m है, तो यहां भी मोलारिटी उतनी रहेगी, मोलारिटी तो उतनी रहेगी भाई। यहां जितनी कॉन्सेंट्रेशन थी इसी में से निकाल के यहां रखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन तो उतनी रहने वाली है, तो मोलारिटी m ही रहने वाली है, हाँ या ना। ठीक है, इसके साथ, है ना, इसके साथ आपने रिएक्शन करा दिया किसका, KMnO4 का। अच्छा, KMnO4 की मोलारिटी दे रखी है कितनी, 0.04, और ये था आपका FeSO4, है ना। इसको अपन थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं अरेंज करके कि ये जो सॉल्यूशन था आपका, ये था FeSO4, और इसको आपने रिएक्ट करा दिया KMnO4 से। KMnO4 की मोलारिटी दे रखी है आपको 0.04, वॉल्यूम दे रखी है 10 ml, और बेटा अभी आपने लिखा था ये Mn+2 में जाएगा और Fe+2 है, तो प्रोडक्ट में किस में जाएगा जल्दी बताओ, Fe+2 है तो प्रोडक्ट में किस में जाएगा, +3 में। सल्फेट तो +6 में है, सल्फर, तो वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो अब आपको और भी बहुत सारी चीजें पता हो गई। KMnO4 का एन फैक्टर बेटा ये +7 में था, +2 में चला गया, तो KMnO4 का एन फैक्टर भी लिख सकते हैं, कितना लिख दें, 5। अच्छा, इधर भी कुछ बातें लिख सकते हैं, एन फैक्टर कितना लिख दूं FeSO4 में, कितना लिख दूं, 1, ठीक है। मोलारिटी m, तो इसको मोलारिटी लिख देता हूं, मोलारिटी m, और वॉल्यूम कितनी, 25 ml। तो क्या अब आप इस सब को समझने के बाद मोलारिटी निकाल पाओगे, तो अब कर लेना सॉल्व। देखो आंसर की जल्दी नहीं है, पॉइंट इसकी, इसके बाद तो आंसर आ ही जाएगा। पॉइंट ये है कि सवाल पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि क्या किया। अगर सवाल समझ में आ गया बेटा तो आंसर तो तुम निकाल लोगे, उसकी दिक्कत है ही नहीं, उसमें तो मेरे को खुद ही डाउट नहीं है कि तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे।
दिक्कत होती है सवाल समझने की कि सवाल क्या क्या रहा है। हम सवाल पढ़ के डर जाते हैं, इधर उधर कुछ कुछ फॉर्मूले सोचने लग जाते हैं। फॉर्मूला तो इस स्टेप के बाद लगेंगे ना बेटा, लेकिन इस स्टेप तक नहीं सोचते। सवाल पढ़ के हम सवाल नहीं समझते, ये दिक्कत है, ये सीखो। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर जेई। अंडरस्टैंड दी क्वेश्चंस, ठीक। अब करो जरा सॉल्व, मेरे को मोलारिटी निकाल के बताओ। मोलारिटी पे आंसर तो नहीं आएगा, बट मोलारिटी निकाल लोगे तो उससे फिर इसके अंदर मोल्स ऑफ FeSO4.7H2O और मोल्स से मास, इस टाइप की चीजें सब आपको कैलकुलेट करवा लूंगा मैं अभी, है ना। एक बार पहले आप मोलारिटी निकाल लो इसके बाद। तो बस आपको अभी तो उत्कर्ष बेटा ये करना है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 करने हैं। FeSO4.7H2O है, मैंने 7H2O लिखा नहीं है, लिख लेना। तो मैं भी स्क्रीन पे लिखना शुरू कर रहा हूँ बच्चों। एक बार इसको सॉल्व कर लो, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर लूंगा एंड में। तो रूपांशु बेटा वाटर में तो अपन ने मिलाया है ना, मिलने के पहले तो 7H2O था, पानी में मिला दिया तो 7H2O हटा दिया, ठीक है। बट पानी में मिलने के पहले तो 7H2O था ना। आयुष 8 आ रहा है क्या? 8 नहीं आना चाहिए यार। अच्छा, इक्विवेलेंट्स बेटा मोलारिटी से कैसे आते हैं? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। इसकी मोलारिटी m है, वॉल्यूम 25 ml है, लीटर में कन्वर्ट करोगे तो बाय 1000। वैसे नहीं करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय 1000 दोनों तरफ कट जाएगा, बट मैं लिख देता हूँ। n फैक्टर 1 इज इक्वल्स टू मोलारिटी 0.04 इंटू वॉल्यूम इज 10 बाय 1000 इंटू एन फैक्टर इज 5। तो बेटा ये 1000 वैसे भी कटना था, कट कर दिया हमने। मोलारिटी हमारी आ रही है, कितनी आ रही है? 0.4 इंटू 5 इज 2/25, कितनी आती है ये? 0.08 पक्का? हाँ बिल्कुल। हाँ रूपांशु, इसलिए इक्वेशन में H2 नहीं लिखा, बिल्कुल। तो ये जाएगा 0.08 मोलर, ये अपना मोलारिटी ऑफ FeSO4.7H2 आ गई। हाँ वैभव दिख रही है बेटा, तेरी चैट दिख रही है। लिखा जनता, लिखा क्या सबने? अब आगे का काम कर लेते हैं, मतलब आगे मतलब पीछे चल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख लो एक बार। अब यहाँ से पीछे चलेंगे अपन कि अब यहाँ से कहाँ जाना है। तो यहाँ पे मोलारिटी आपकी आ गई 0.08। अच्छा, ये मोलारिटी सेम है दोनों सॉल्यूशन में, इसमें जितनी है उतनी ही इसमें है या नहीं? कोई तो बोलो, हाँ या ना। ये सब आंसर निकालने में लग गए। हाँ। अब मेरे को 25 ग्राम मैंने इसमें FeSO4 डाला था, और मुझे अगर इसमें FeSO4 के मोल्स चाहिए बेटा, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा मैं। तो वॉल्यूम मेरे पास 1 लीटर है, तो मोल्स ऑफ FeSO4.7H2O कितने आएंगे बेटा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करके कितने मोल्स आ जाएंगे? 0.08। अच्छा, मोल्स आ गए तो मास मिल जाएगा क्या मेरे को कि FeSO4.7H2O कितना है 1 लीटर के अंदर? 0.08 इंटू क्या कर दूं,
इनटू अभी बोला था आपको अप्रोक्सीमेट क्या ले लो 275 है ना। तो ये कितना आता है बेटा 275 बाय 12.5 कितना आता है ये, कितने ग्राम आएगा 22 ग्राम्स, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी 22 ग्राम। तो इतने ग्राम आपके पास FeSO4 आया सॉल्यूशन में और डाला आपने सैंपल में 25 ग्राम सैंपल था। तो अब इसके बाद परसेंटेज प्योरिटी बता दोगे या परसेंटेज ऑफ FeSO4 बता दोगे इन द सैंपल। देयरफॉर परसेंटेज FeSO4.7H2 इन सैंपल कितना 22 बाय 25 इंटू 100 तो आ जाएगा 88% एंड दैट विल बी योर आंसर। समझ में आई बात सबको? सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट विल टेक एन एफर्ट टू सॉल्व। तो अभी मैंने समझा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में आ गया तो आपसे हर बार हो ही जाएगा। सच क्वेश्चंस विल नीड प्रैक्टिस। समझ में आना और एग्जाम में हो पाना दो अलग अलग बातें हैं। अभी अपने को समझ में आ गया, अब अपने को इसको प्रैक्टिस करना रहेगा। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में भी कर पाएंगे, बट ओनली आफ्टर प्रैक्टिस, राइट? लिख लो, जल्दी से लिख लो, मैं वेट कर लेता हूं आपका। इसको लिख लो। अरे रे रितेश, मतलब पूरा सवाल पूरा शुरू से एक्सप्लेन करूं? कैसी बातें पूछ रहा है यार, ऐसे थोड़ी हो पाएगा। मतलब 10 मिनट पूरे लगेंगे पूरा सवाल समझाने में, एक सवाल पे 10 मिनट लगाए हमने। शॉर्ट में क्या होता है, वो तो फिर तू पूरी रिकॉर्डिंग ही देख लेना, शेयर तो कर ही दूंगा मैं। हाँ, पूरा ही सुनना तो रिकॉर्डिंग ही देख ले। मैं एक बार लिख ले, मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या किया हमने। लिख लो। चक्कर क्या है, तुम मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करते हो, भूल जाते हो। क्योंकि अब मुझे ये भी डाउट है कि ये मैंने बोला था मोलारिटी एम में सेम रहेगी। इसमें भी कुछ लोगों को लगा होगा कि सर पता नहीं सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, ऐसा कैसे हो गया, सेम कैसे रहेगा, कि सर पानी तो कम हो गया तो मोलारिटी बदल जानी चाहिए, है ना? किसी के दिमाग में तो थॉट आया होगा। आया था कि नहीं आया था कि सर मोलारिटी में कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए। हाँ, मोल भी तो ये तो समझाया था ना भाई कि शरबत तुम बनाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि जग भर के शरबत बनाया और एक ग्लास में लेके पियोगे तो कम मीठा लगेगा। समझाया था ना, ये सब मोलारिटी वगैरह करते वक्त डिस्कस किया था हमने, डाइल्यूशन मिक्सिंग विक्सिंग सब। हाँ, शुगर एंड वाटर एग्जाम्पल लिया था। तो ये सब बातें इसलिए करी थी बेटा कि ये मतलब अब आपको याद होनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिस में रहेंगी तो याद रहेंगी, कि ये आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि इनके मोल्स जो हैं, मोलैरिटी जो है वो सेम है। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में से थोड़ा सा हिस्सा अलग करने से बदलती नहीं है। विधान बेटा नहीं है, वॉइस तो आनी चाहिए, बाकी लोगों को सबको वॉइस आ रही है भाई। हाँ, ये कौन कह रहा है चैप्टर में से एक सवाल आता है पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है? क्या जिंदगी में सवालों के लिए पढ़ाई करते हो क्या तुम, रूपांशु? कितनी बार ये बात कहूंगा कि बेटा जिंदगी में सवालों के लिए पढ़ाई नहीं करते हो तुम? तुम्हारा तो मतलब इतना इतना हार्ड वार्ड है ना तुम्हारे दिमाग में कि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के लिए करनी है, एग्जाम खत्म, पढ़ाई का कोई यूज ही नहीं है। बेटा जिंदगी में ना IIT की डिग्री मिल जाएगी ना तो भी कुछ नहीं कर पाओगे अगर नॉलेज नहीं होगी तो, है ना? तो IIT की डिग्री नहीं भी होगी लेकिन नॉलेज होगी तो बहुत कुछ कर लोगे। तो सवाल और चैप्टर तुम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि पेपर में करना है। 30 सवाल ही पूछने होते जेई को तो एक सवाल एक चैप्टर में से पूछ लेता। अगर सिर्फ सवालों की बात थी, जो तुम कह रहे हो कि एक चैप्टर से एक सवाल आएगा, कभी कभी तो एक भी नहीं आएगा, तो एक ही चैप्टर से पूछ लेता अगर सिर्फ सवालों की बात थी तो। पॉइंट सिर्फ सवालों का नहीं है ना बेटा, IIT में पढ़ने के लिए एक बेसिक मिनिमम नॉलेज रिक्वायर्ड है।
वो उस पे सवाल आए ना आए, वो नॉलेज रिक्वायर्ड है, वरना आईआईटी में जाके कोर्स पास नहीं होते लोगों से, फेल हो जाते हैं लोग। सोचो, आईआईटी निकालने वाले लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये आनी चाहिए, जिंदगी में काम आएंगी, बिना इनके आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। चलो, क्यों होते हैं फेल? क्योंकि पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं पढ़ना तो फेल हो जाते हैं। पढ़ने से ज्यादा क्या है कि वो जगह पे पढ़ाई बहुत टफ है। मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मजाक नहीं है, वहां पे जितना तुम पढ़ाई करते हो ना, बहुत टफ है पढ़ाई वहां की। चलो चलो, अगली हेडिंग लिख लिया ना सबने? मैं अगली हेडिंग पे आ जाऊं। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स लिख लें, इसको लिखना है जल्दी से, और फिर आगे एक दो सवाल भी करेंगे। लिखा सबने? ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो ये कुछ हैं जो बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए कि कौन किस मीडियम में कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही लिख रहे हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल राइट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और फिर अपन रिड्यूसिंग एजेंट्स भी लिखेंगे। दो साल बाद फ्री रहने की सोच बेकार होती, मत सोचा करो बेटा 2 साल बाद फ्री रहने का। अगर ये सोचोगे तो फिर आईआईटी जाके कुछ फायदा नहीं उठा पाओगे जगह का, है ना? तो 2 साल बाद आपको ये टेंशन नहीं है कि कॉलेज जाना है, कौन से कॉलेज पहुंचेंगे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, वो टेंशन गई। मेहनत करनी है बिना टेंशन के। अभी तो कॉलेज पहुंचने की टेंशन है, आगे बिना टेंशन के मेहनत करनी है। ठीक है। उत्कर्ष बेटा भी केमिस्ट्री पढ़ लें यार बेटा, गीता की बातें बाद में करेंगे। K2Cr2, बेटा ओम तूने लिखा गलत है, K2Cr2O7 होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लिखा बच्चों? लिखो नंबर 1, Cr2O7 2 नेगेटिव, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट। तो K2Cr2O7, Na2Cr2O7, तो पोटाशियम सोडियम, वो डाइक्रोमेट कोई भी हो सकता है, बट डाइक्रोमेट होगा Cr2O7 2 नेगेटिव। तो ये जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Cr+3 में। तो कोई मुझको Cr2O7 2 नेगेटिव का इन्फेक्टर बताएगा? क्रोमियम जो है, मैं बता भी देता हूँ, +6 में था, प्रोडक्ट में +3 में है। इन्फेक्टर, गुड, वेरी गुड, बढ़िया रिस्पॉन्सेस। आसिम, गर्व, पीयूष, अर्नव, बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ गए। तनिष, उत्कर्ष, ओम, बढ़िया। शशांक, तो इन्फेक्टर इज 6। अच्छा, सेकंड लिखो, MnO4 नेगेटिव, इसको कहते हैं परमैंगनेट। परमैंगनेट, इसके 3 केसेस हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि Mn+2 अगर है तो ये एसिडिक मीडियम में Mn+2 जाता है। अब ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ओवर द टाइम अपने को याद करना है कि अगर KMnO4 या MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में ले लिया है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो प्रोडक्ट में क्या बना रहा होगा? क्या बना रहा होगा? क्या बना रहा होगा जनता? +2। ये आपको याद होना चाहिए, जो हमने यहाँ यूज भी किया था। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि Mn+2 बनाएगा, अभी मैं लिखवा दूंगा, ये हमने यूज किया था। देखो ये Mn+2 बना रहा है, ये Mn+2 बना रहा है, क्योंकि हमको बोला हुआ था, क्या बोला हुआ था? एसिडिक मीडियम।
ठीक है, यही कहा था ना मैं, भी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि कैसे देखना है। कोई तो आना बोल दो, हाँ ठीक है, सही है। चलो, तो ये अपने को याद रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं, और ऐसे रटना भी नहीं पड़ती, इतना यूज करते हैं कि याद हो जाती है। इसका एन फैक्टर बेटा, इस केस में MnO4 माइनस का एन फैक्टर 7 नहीं आएगा, 5 आएगा, 7 से 2 हो जाता है वो, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछ रहा था। ठीक है, फिर MnO2 बनाता है अगर ये माइल्डली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम हो तो इस केस में एन फैक्टर क्या आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट MnO2 में +4 होती है, क्या आएगा एन फैक्टर? निकाल के बता, तो 7 से 4 जाएगा तो Mn में एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और अगर बेसिक मीडियम हुआ तो ये बनाएगा MnO4 2 नेगेटिव इन बेसिक मीडियम, इसमें एन फैक्टर कितना आएगा बेटा? +6 है ये, मैं देख, वैसे तो तुम खुद भी निकाल सकते हो बट मैंने बता दिया, क्या आएगा एन फैक्टर? 1। ठीक है, कुछ और नॉट सो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये तो सबसे कॉमन है, ये यूज होंगे ही होंगे। फिर थर्ड लिखो, H2O2 गिविंग यू H2O, इसमें ऑक्सीजन जो है -1 से -2 जा रहा है, तो H2O2 के एन फैक्टर कितना आएगा? 2 ऑक्सीजन है, -1 से -2, कितना आएगा? 2, बिल्कुल सही बात है। फिर फोर्थ लिखो IO3-, इसको कहते हैं आयोडेट, दिस इज नोन एज आयोडेट। ये +5 में है, ये अगर I नेगेटिव में जाएगा तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा बताओ, खुद सोच के बताना। आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में लिख देता हूँ, 6 आएगा, बिल्कुल सही बात है, एन फैक्टर विल बी 6। और एक और लिख लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे और होते हैं बट एक दो की जरूरत ही पड़ेगी तो एक और लिख लेते हैं। NO3- अगर आपका बना रहा है NO, तो NO3- का एन फैक्टर बताना है, ये +5 में है। यहाँ पे NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? NO में क्या होगी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट? +2, बिल्कुल +2 हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की -2 है। तो बेटा इसमें एन फैक्टर कितना आने वाला है? 3 आएगा, बिल्कुल, एन फैक्टर विल बी 3। तो सबसे ज्यादा कॉमनली तुमको इस चैप्टर में ये इनकी जरूरत पड़ेगी। H2O2 कई जगह मिलेगा, ये आगे आ सकते हैं, और बाकी और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं बट वो आप आगे जाके पढ़ोगे, जैसे जैसे पढ़ोगे, अभी इतनों से ज्यादा की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। लिख लिया सबने? तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात कर लें। ठीक है, इसके बाद अपन आ जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स पे। रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो इसमें सबसे पहले तो ऑक्सिलेट ही लिख लेते हैं, C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सिलेट। बेटा ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो कार्बन +3 से किस में जाता है? याद होगा तुमको, अभी कई बार अभी डिस्कस किया अपन ने, +4 में CO2 बनाता है। तो ऑक्सिलेट का एन फैक्टर कितना आएगा? 2 कार्बन है, ऑक्सिलेट का एन फैक्टर कितना आएगा? 2। ठीक है, लिखते चलो। सेकंड H2O2 की बात कर लेते हैं कि H2O2 कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, इसको कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, नाम लिखने की जरूरत तो है नहीं। प्रोडक्ट में O2 बना रहा है, ऑक्सीजन अगर -1 से 0 जा रहा है तो H2O2 का एन फैक्टर कितना लिखना है? कितना लिखना है एन फैक्टर?
2। तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, दोनों जगह एन फैक्टर कितना आ रहा है अपना, देखो जरा, 2 ही आ रहा है ना। H2O2 एन फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग हो चाहे रिड्यूसिंग हो, वो एन फैक्टर 2 ही आता है। ठीक है, थर्ड केस, S2O3 2 negative giving you S4O6 2 नेगेटिव। इन फैक्टर आपको S2O3 2 नेगेटिव का बताना है। तो इसको बताने से पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूंगा तुम लोगों से, उसके बाद आंसर देना मेरे को। तो बेटा यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी रिएक्टेंट में, बताओ जरा, एक्स वाले मेथड से सॉल्व करके बताओ कितनी आती है। प्लस 2 आ रही है सबकी, ठीक है, ये आ गई +2। यहां कितनी आ रही है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स वाले मेथड से सॉल्व करो जरा, 10/4 या 5/2। तो 5/2 मतलब +2.5। तो इसमें 2 सल्फर हैं, 2 से 2.5 जाएंगे अगर 2 सल्फर, तो कितना आएगा इन फैक्टर, इन फैक्टर विल बी 1। ये थायोसल्फेट कहलाता है, मैं नाम लिख देता हूं इसका, S2O3 2 नेगेटिव इज थायोसल्फेट, इसको प्रॉपरली लिख ही देते हैं, थायोसल्फेट, ठीक है। अच्छा विजय, कोई बात नहीं, बस अपनी क्लास खत्म होने वाली है, ज्यादा देर नहीं बची, चिंता मत कर, है ना। सम ओनली अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट, डोंट वरी, अपने को थोड़ा सा ही पढ़ना हो रहा है, उसके बाद मैं एक सवाल होमवर्क दे दूंगा, फिर अपन रोक लेंगे आज की क्लास, चिंता मत करो। जल्दी से कुछ और केसेस लिख लें। एक फोर्थ केस, Fe+2 क्या बनाएगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, क्या बनाएगा, ये तो अब याद ही हो गया होगा, इतनी बार यूज कर लिया, +3 बिल्कुल। Fe+3 एन फैक्टर कितना भाई, एन फैक्टर 1। ठीक है, एक नोट लिख लेते हैं और एक सवाल दे दूंगा मैं तुमको। लेट्स राइट अ नोट। यहां तक लिख लिया, मैं नोट लिखवा दूं, डिक्टेट कर दूं। ठीक है, लिखो। एक सेकंड रुक जाना बेटा, जस्ट अ सेकंड। लिखो नोट में, एलिमेंट्स इन देयर lowest oxidation state can only act as elements in their lowest oxidation state can only act as reducing agents, full stop। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, एलिमेंट्स और स्पीशीज इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, नेक्स्ट लाइन में, एलिमेंट्स और स्पीशीज in their highest oxidation state can only act as oxidizing agents। तो जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब और इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा,
जो अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकता है और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। ठीक है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन, दिस विल बी योर होमवर्क। एनसीईआरटी में होगा, हाँ बिल्कुल होगा, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट बिल्कुल मिल जाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ा करो भाई, बहुत बढ़िया चीज है एनसीईआरटी। लैंग्वेज टफ है बट वो टफ लैंग्वेज समझना ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी बढ़ती है। लिखो सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग species can act only as oxidizing agents? तो ऑब्वियसली सिंगल करेक्ट नहीं है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, और ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं तुम्हारे पास। तो लिखो Fe+3, सेकेंड Cu+2, थर्ड iodine+7, फोर्थ Fe+2, फिफ्थ Cu+1, सिक्स्थ F negative, seventh Cl negative, eighth O2 negative, ninth Pb+2 और 10th S2 नेगेटिव। ठीक है, इनमें तुमको बताना है कि कौन सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये थोड़ा सा कर लो, इसके बाद हम लोगों को टाइट्रेशन स्टार्ट करने हैं। टाइट्रेशन हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा प्री रीड करके रखो टाइट्रेशंस को। विधान, प्रेयर रीड एनसीईआरटी, अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट, वेरी गुड बेटा। यही है, यही फायदा है प्री रीड करने का, कि प्री रीड करोगे तो क्लास में आपको बहुत ही स्मूथली चीजें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन भी बेटर होता है। इफ यू प्री रीड थिंग्स आपका कंसंट्रेशन भी बेटर होगा, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा रिलेट करता रहता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, इसका मतलब ये मैंने समझा था, इसका मतलब ये बताया सर ने, ये सब चलता रहता है ना बेटा। हम डीआरडीओ तो बाद के लिए है ना, आईआईटी तो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद डीआरडीओ ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है। आयुष बेटा इसकी बात करते हैं अपन, पहले ये बताओ यहां तक लिख लिएगा सबने? तो आज ये इतना ही पढ़ा रहा हूँ मैं, इसके आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे। प्री रीड क्या करना है मैं बता देता हूँ। टाइट्रेशन थोड़ा सा प्री रीड करो, है ना। और H2O2 के बारे में थोड़ा दिया होगा, तो H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ वगैरह थोड़ा प्री रीड करो, हालांकि उसमें टाइम लगेगा, पहले टाइट्रेशन करेंगे, बट स्टिल प्री रीड, है ना। इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। वील डिस्कस द आंसर फॉर दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।